हेलो एवरीवन, अभी हम अपनी एचएस लक्ष्य 2020 सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एचपीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया on a new social mobility index? सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में इंडिया का कितना रैंक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी 76। सोशल मोबिलिटी रैंक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कंपाइल किया जाता है और यह रैंक टोटल 82 कंट्रीज में से दिया गया है। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स को 5 की डायमेंशन पे असेस किया जाता है, जिनमें से फर्स्ट है हेल्थ, सेकंड इज एजुकेशन, थर्ड इज टेक्नोलॉजी, फोर्थ इज वर्क, फिफ्थ इज रिजिलियंस एंड इंस्टीट्यूशंस। और इसमें सबसे टॉप पे जो कंट्री है वो है डेनमार्क, और अगर ब्रिक्स कंट्री में देखें तो रशिया टॉप पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state government introduced the bill in their assembly to have 3 capitals? कौन सी स्टेट में 3 कैपिटल्स लाने का बिल असेंबली में इंट्रोड्यूस किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश असेंबली ने आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स बिल 2020 पास किया है। इससे स्टेट में 3 कैपिटल्स होंगी, 1 लेजिस्लेटिव कैपिटल, सेकंड एग्जीक्यूटिव कैपिटल एंड थर्ड वन इज जुडिशियल कैपिटल। लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है वो अमरावती को बनाया जाएगा, एग्जीक्यूटिव जो है वो विशाखापट्टनम को, जुडिशियल जो है वो कुर्नूल को बनाया जाएगा। ये बिल इसलिए पास हुआ है कि आंध्र प्रदेश असेंबली उनका मानना है कि सारे रीजन्स की इक्वल डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे कि एचपी में भी शिमला एंड धर्मशाला 2 कैपिटल्स है, महाराष्ट्र में भी मुंबई एंड नागपुर 2 कैपिटल्स है। एंड अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो साउथ अफ्रीका में भी 3 कैपिटल्स हैं। तो आपने याद रखना है कि कौन से स्टेट में 3 कैपिटल्स इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो उसका आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। इसमें आप ये भी याद रखेंगे कि लेजिस्लेटिव कैपिटल किसको बनाया गया, एग्जीक्यूटिव किसको बनाया गया, जुडिशियल किसको बनाया गया है। साउथ अफ्रीका में भी सिमिलर लाइंस पे कैपिटल बनी हुई है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक क्या है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी 80th रैंक, और ये रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और सीपीआई को रिलीज किया गया था एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 इन देवोस। और टॉप पे है डेनमार्क, उसके बाद है न्यूजीलैंड, और अगर पाकिस्तान का रैंक देखें तो पाकिस्तान का रैंक है 120th। सीपीआई जो स्केल यूज करता है वो करता है 0 to 100 के बीच में। 100 स्कोर जिसका होता है उसका मीनिंग है वेरी क्लीन, और जिसका 0 होता है उसका मतलब है हाईली करप्ट। तो जो डेनमार्क का स्कोर है वो 87 है आउट ऑफ 100, और जो इंडिया का स्कोर था वो तो 41 आउट ऑफ 100। तो आपने ये सारा डाटा याद रखना है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करता है, और कहाँ पे किया गया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020, कहाँ पे? डेवोस में। और इस हमारा रैंक कितना इंडिया का? 80th रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज, और इसमें डेनमार्क जो है वो लीस्ट करप्ट है, जिसका स्कोर था 87 से 100। और इसमें स्कोरिंग कैसे की जाती है? 0 to 100 के बीच में स्केल होता है। 100 मीनिंग वेरी क्लीन, 0 मीन्स हाईली करप्ट। तो इंडिया का स्कोर कितना था? 41 आउट ऑफ 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री ऑफ अफ्रीका
India established the first convention center to honor the memory of Mahatma Gandhi. अफ्रीका के किस कंट्री में इंडिया ने फर्स्ट कन्वेंशन सेंटर एस्टेब्लिश किया है? किसके ऑनर में? महात्मा गांधी के ऑनर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री नाइजर में। ये फर्स्ट सेंटर है अफ्रीका में, इंडिया द्वारा एस्टेब्लिश किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांट असिस्टेंस। और किसके ऑनर में बनाया गया? महात्मा गांधी के ऑनर में, जिनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी 2019 में मनाई गई थी। और ये जो सेंटर बनाया गया है वो क्या शो करता है? इट इज अ लैंडमार्क फॉर द नाइजर इंडिया रिलेशनशिप। इसके अलावा और फैक्ट्स देख लेते हैं। और जो फोर्थ अफ्रीका इंडिया समिट है दैट वाज स्केड्यूल्ड टू बी इन दिल्ली इन सितंबर। इसके अलावा भी इंडिया हैज क्रिएटेड प्रेसिडेंशियल पैलेस in African country Ghana and also parliament in Ghana, और इंडिया सेटअप कर रही है पार्लियामेंट इन स्वाजीलैंड में भी, जैसे अफगानिस्तान में भी इंडिया ने पार्लियामेंट एस्टैब्लिश किया है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आपने याद रखने हैं। दिस इज द रीसेंट फैक्ट कि अफ्रीका में कौन से कंट्री में महात्मा गांधी जी के ऑनर में फर्स्ट कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है? तो उसका आंसर है नाइजर में। और जो अभी समिट है अफ्रीका इंडिया का, वो कहाँ पे फोर्थ समिट होना था? दिल्ली में सितंबर में स्केड्यूल था। और इसके अलावा प्रेसिडेंशियल पैलेस जो है वो घाना में बनाया गया है, पार्लियामेंट भी घाना में बनाई गई है, और पार्लियामेंट जो है वो कहाँ पे बनी है? स्वाजीलैंड में है। तो इंडिया अफ्रीका रिलेशंस जब आप मेंस में कर रहे होते हैं तो उसमें भी आप ये सारे पॉइंट्स ऐड करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज ऑल्सो नोन एज पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट? कौन से पास को पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बारालाचा पास। बारालाचा पास जो है वो एचपी के लाहौल एंड स्पीति को लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है एंड इट इज ट्रैवर्स्ड बाय ले मनाली हाईवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कंस्ट्रक्टेड द विक्टोरिया ब्रिज? विक्टोरिया ब्रिज को किसने कंस्ट्रक्ट किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, राजा विजय सेन ने। उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प के साथ 1877 में विक्टोरिया ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया था। और ये किसको कनेक्ट करता है? पुरानी मंडी एंड मंडी टाउन को कनेक्ट करता है, और अभी भी ये ऑपरेशनल है लेकिन फॉर द स्मॉल व्हीकल्स ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज सुकेती फॉसिल पार्क इज सिचुएटेड? सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं शिवालिक फॉसिल पार्क। इसका आंसर क्या है? कहाँ पे है ये? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिरमौर में। सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पे है? सिरमौर में है। एंड इट इज ऑल्सो अ नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन अपनी पहली वीडियोस में भी कर चुके हैं, तो आप वहां से भी इसकी डिटेल डिस्कशन देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कौन सी सिटी में हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजगिरी। जैसे फर्स्ट के बारे में पूछा, आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और उनके प्रेसिडेंट कौन थे एंड कौन से किंग के टाइम पे हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। फर्स्ट जो हुई थी वो हुई थी राजगिरी में, और इसको प्रिसाइड किसने किया था? महाकश्यप ने। और कौन से किंग के टाइम पे हुई थी? अजात शत्रु के टाइम पे, और ये हुई थी सातापानी केव्स में। सेकंड जो हुई थी वो हुई थी वैशाली में, और प्रिसाइड किसने किया था इसमें? साबाकामी ने। और किंग कौन था? कालाशोक। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में, और इसे प्रिसाइड किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस्सा ने। मोगलीपुत्र तिस्सा ने इसको प्रिसाइड किया था, और उस टाइम पे किंग कौन था? अशोका। फोर्थ इज
फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, और इसको प्रिसाइड किया था वासुमित्रा ने। और किसके टाइम पे हुई थी ये? कनिष्का के टाइम पे। इसी टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे, जो बुद्धिज्म था उसको दो डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया था, महायान एंड हीनयान। तो आपने ये सारी काउंसिल्स याद रखनी है, कहाँ पे हुई थी, प्लस इनको प्रिसाइड किसने किया था एंड उस टाइम पे किंग कौन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्योरिटी ऑफ अ मेटल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ। प्योरिटी ऑफ मेटल को किसके थ्रू डिटरमिन कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है सी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो इसमें डेंसिटी एंड ब्योंसी ऑफ मेटल के बेसिस पे मेटल की प्योरिटी को चेक कर लिया जाता है, और ये बहुत कॉमन मेथड है टू चेक द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। इसके अलावा जो शिप वाटर के ऊपर फ्लोट करती है वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे ही करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among the following animals, choose the one having 3 pairs of legs. आपने बताना है जो नीचे एनिमल्स दिए गए हैं उनमें से किनके 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, बग्स। बग्स के 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, मींस टोटल 6 लेग्स होती हैं, जबकि स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड माइट की 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच लीड टू। हीमोफीलिया डिसीज जो कि एक जेनेटिक डिसीज है, वो उसकी वजह से क्या होता है? डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन लेवल, र्यूमेटिक हार्ट डिसीज, डिक्रीज इन WBC, नॉन फ्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो हीमोफीलिया जो है वो एक ऐसी इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें जो है वो ब्लड प्रॉपर्ली क्लोट नहीं हो पाता। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉन फ्लोटिंग ऑफ द ब्लड, जिसमें ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है। तो आपने याद रखना है, एक तो हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। जैसे इंडिया में क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो आपको बताना है कि कौन इनमें से कौन सी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किस बेसिस पे गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज कर सकती। तो ऑप्शंस है पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी या फिर नेशनल इंटेग्रिटी। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर जो लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं वो प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, मोरल्स के बेसिस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं, लेकिन उसमें नेशनल इंटेग्रिटी की कोई बात नहीं हुई है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी, नेशनल इंटेग्रिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट का फाउंडर कौन था? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान। इसको 1875 में फाउंड किया गया था। अलीगढ़ मूवमेंट जो था वो एक लिबरल मॉडर्न ट्रेंड लेके आया था मुस्लिम्स के बीच में, और ये मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहता था मुस्लिम पे। वो चाहते थे कि मुस्लिम्स के बीच में सोशल रिफॉर्म्स आए, जैसे कि पर्दा सिस्टम को लेके, पॉलीगैमी, विडो रीमैरिज को लेके रिफॉर्म्स होने चाहिए। और ये जो सर सैयद अहमद खान थे वो क्या चाहते थे कि रिकॉन्साइल कर देना चाहिए किसको? वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को विद द टीचिंग्स ऑफ कुरान। साइंटिफिक एजुकेशन भी मिलनी चाहिए लेकिन कुरान की टीचिंग्स को भी नहीं भूलना है, तो दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए। उन्होंने बोला था रिलीजन शुड बी अडेप्टेबल विद टाइम और एल्स इट वुड बिकम फॉसिलाइज्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने ये लाइन कही थी, रिलीजन should be adaptable with time, otherwise it would become fossilized। मीन्स अगर रिलीजन को टाइम के साथ अडॉप्ट नहीं करेंगे
तो ये क्या बन जाएगा, फॉसिलाइज्ड हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो आपने याद रखना है कि ये किसने कहा था, सर सैयद अहमद खान ने बोला था। इसके अलावा उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ स्टार्ट किया था, और उनके ये जो नए आइडियाज थे उनको उन्होंने किस में लिखा था, तहदीब उल अखलक में, मीन्स इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मोरल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन या फिर इंडियन लीग। चलिए देखते हैं इसमें कौन से ईयर में हुए थे। तो जो फर्स्ट बॉम्बे एसोसिएशन है ये हुई थी 1885 में, और इसको किस किसने फाउंड किया था, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग। मद्रास महाजन सभा कब फॉर्म हुई थी, 1884 में, और इसमें कौन थे, एम वीर राघवाचार्य, देन बी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी अनंत चालू। इंडियन एसोसिएशन कब बनी थी, 1866 में। ये कहाँ पे बनी थी, लंदन में, और किसके द्वारा बनाई गई थी, दादा भाई नौरोजी द्वारा। इंडियन लीग जो है वो कब बनी थी, 1875 में। इसे किसने बनाया था, सिसिल कुमार घोष ने। तो चलिए देखते हैं इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले आएगा 1866 मींस इंडियन एसोसिएशन, मींस ऑप्शन फर्स्ट 3 आएगी। उसके बाद आएगा 1875 फोर्थ, देन सेकेंड एंड देन 1, सो ऑप्शन इज सी। तो आपने याद रखना है कि किस टाइम पे ये एसोसिएशन फॉर्म हुई थी और इनके लीडर्स कौन थे। तो क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है, तो सारा कुछ इसमें आपको याद करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, हंटिंग एंड गैदरिंग, पास्टोरल एक्टिविटीज, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड क्वायरिंग। तो आपने बताना है जो अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज हैं उनमें से कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज है। तो ये जो ऊपर मेंशन्ड है, हंटिंग, गैदरिंग, पास्टोरल, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड क्वेरीज, ये सारी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आती है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, या फिर 1 2 3 4 एंड 5, ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज सेटिंग अप द फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर मैमल्स। इंडिया में कौन सी स्टेट सेटअप करने जा रही है फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर मैमल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी बिहार। बिहार गवर्नमेंट जो है वो इंडिया की फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर मैमल सेटअप करने जा रही है, और ये जो है कहाँ पे सेटअप होगी, ये होगी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट एट विक्रमशिला गेंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में। और इसे किसके ऊपर बनाया जा रहा है, सुल्तानगंज अगवामी घाट ब्रिज ओवर गंगा। और ये क्या प्रमोट करेगी, इको टूरिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर मैमल्स कौन सी स्टेट बना रही है, बिहार गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज हेल्ड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो फर्स्ट सेशन कब हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9 दिसंबर 1946 में। चलिए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का आइडिया जो है वो सबसे पहले किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने दिया था इन 1934 में। और जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी मीटिंग में क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था, जो कि बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का बेस बना था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीएम्बल का बेस कौन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और पार्टीशन के बाद जो प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, एच.सी.
मुखर्जी। तो आप सबने ये सारे फैक्ट्स भी याद रखने हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो उसका जो आइडिया वो किसने दिया था, एम एन रॉय ने 1934 में दिया था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी टाइम पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात हुई थी जो बाद में प्रियम्बल का बेस बना था। पार्टीशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following vice president was not appointed as president of India? आपने बताना है इनमें से कौन से वाइस प्रेसिडेंट को इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया है। ऑप्शन है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, आर वेंकटरमन, कृष्णकांत, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी कृष्णकांत। कृष्णकांत वाइस प्रेसिडेंट थे लेकिन वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कभी नहीं आए। तो आंसर क्या होगा, कृष्णकांत होगा। इसके अलावा जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी.वी. गिरी, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और के नारायण, ये जो सारे थे ये वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे। तो आपने इन सबके नाम भी याद रखने हैं। कृष्णकांत जो थे ये 10th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और ये गवर्नर भी थे आंध्र प्रदेश के फ्रॉम 1990 से लेके 1997 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वाज सेट अप इन, ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC हमेशा न्यूज में रहता है। तो ये कमीशन सेटअप कब हुआ था, इसका जो आंसर है वो है इन ईयर 1956 में। ये इंडिया की मल्टीनेशनल क्रूड ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन है और किसके अंडर ये काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। और ये महारत्ना कंपनी है और ये अराउंड 70% ऑफ इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितनी होती है ऑयल एंड नेचुरल गैस की वो यही प्रोड्यूस करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ इरोजन इन अ स्ट्रीम इज लोएस्ट, आपने बताना है स्ट्रीम में रेट ऑफ इरोजन सबसे कम कब होता है। ऑप्शंस है द रिवर जॉइंस द सी, डेप्थ इज ग्रेटर, ब्रेथ इज ग्रेटर, वेलोसिटी इज मोर। तो डेप्थ ग्रेटर होगी तब भी ज्यादा इरोजन होगा, ब्रेथ से भी होगा, वेलोसिटी से भी ज्यादा होगा। लेकिन जब रिवर जो है वो लास्ट स्टेज में आके जब सी से ज्वाइन कर जाएगी तो उस टाइम पे क्या होगा, इरोजन सबसे कम होगा। इसका आंसर क्या है, द रिवर ज्वाइंस द सी। चलिए आज के MCQs यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल फिर हम नए इंपॉर्टेंट MCQs के साथ मिलेंगे। आप इन सारे MCQs को रिवाइज करते जाइए ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से होती जाए। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।